सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो आप सभी का सीबीएसई बोर्ड का आज का हिंदी का पेपर हुआ है उस पेपर के आंसर को देखेंगे फटाफट। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने आपको पेपर के पहले बताया था ना कि आपके अलंकार में यमक, उपमा ये सब भी दिया रहेगा गलत कराने के लिए। तो आपने देखा कि पेपर में यमक उपमा भी दिया था, कुछ बच्चों ने यमक उपमा मारा भी है, लेकिन जो बच्चे हमारी अलंकार की वीडियो देख के गए थे वो बिल्कुल इसको नहीं मारे होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करिए। तो देखो बच्चों, ये जो पेपर है ना सीबीएसई बोर्ड का, ये 3 सेट में था, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो जो हम ये सॉल्व कराने वाले हैं ये सेट 1 है। कौन सा सेट है, ध्यान से, नहीं तो हम क्वेश्चन कुछ और बताएंगे, आप में क्वेश्चन कुछ और होगा। तो ये सेट 1 का पेपर है। तो आप में ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन नंबर पे हो सकता है, तो आप क्वेश्चन देख करके उत्तर का मिलान करेंगे। तो देखो, ये आपका पैसेज है, गद्यांश के रूप में आया था। भारत एक विशाल देश है, यहाँ विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो ये पैसेज जो है भारत के ऊपर था, मातृभाषा के ऊपर था। पैसेज आपने पढ़ रखा है। हम सीधा फटाफट उत्तर बताते हैं। क्यों? क्योंकि 26 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर हिंदी से थोड़ा सा कठिन भी माना जाता है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो फटाफट आंसर मिला करके आप इंग्लिश तैयारी करेंगे। तो देखो बच्चों, जो आपका पहला प्रश्न है ना, किसी देश की आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है, तो पैसेज के आधार पे इसका उत्तर ये वाला डी वाला विकल्प होगा, मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। दूसरा प्रश्न क्या है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में हैं? तो इसका उत्तर जो है ए वाला विकल्प हो जाएगा, मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश। ये उत्तर सारे हम पैसेज के हिसाब से आपको देना था। अगला तीसरा प्रश्न क्या था, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के क्या कारण हैं? तो इसका कारण क्या है, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। क्या है? अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। चौथा है, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। इस कथन के पक्ष में कौन सा या कौन से तर्क सही है? यानी यहाँ पे एक भी प्रश्न सही होता है, एक भी उत्तर सही हो सकता है, 2 उत्तर सही हो सकते हैं। तो पहला क्या है, मातृभाषा में ज्ञान को समझना सरल है, तो ये सही है। मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरल स्वरूप होती है, ये भी कुछ सही लग रहा है। मातृभाषा और दूसरी भाषाओं में कोई अंतर नहीं है, ये यानी अब देखो ना, अब 2 और 4 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखो, एक तो 100% सही है, तो एक, अब देखो 1 और 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका उत्तर कौन सही होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ए वाला सही होगा, केवल एक सही है। उसके बाद इसका जो 5वां था ना, कथन और कारण वाला, तो हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना कि कथन और कारण को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। इसका कारण क्या दिया गया, शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो इसमें जो है, ये जो है कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें डी वाला सही होगा। कथन भी सही है और इसकी सही व्याख्या नहीं है, ये वाला सही होगा। वैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी ये वाला सही है, तो इसमें भी थोड़ा सा संदेह है कौन सा सही होगा। वैसे ज़्यादा सही जो है सी वाला लग रहा है, कथन सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें कौन सा सही होगा, सी वाला। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों जो कविता आई थी ना, बहुत दमदार कविता थी। कैसी कविता थी? बहुत दमदार, यानी बहुत जोश भरने वाली कविता थी। सच से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ मृत हुआ ज्यों वृंद से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने परड़े पाथे माना जीत उसकी रही। यानी बहुत अच्छा कविता थी, ये बहुत अच्छी कविता थी। इसमें भी जो है ना संघर्ष के बारे में था। हम सीधा आंसर पे आते हैं, क्योंकि अब पैसेज पढ़ने का मतलब तो है नहीं, आंसर देखना है। अपने आप में लड़ने का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो है ए वाला उत्तर सही होगा, अपने भीतर उठ रहे अंतर्द्वंद से लड़ना, ये वाला सही होगा। जो नत हुआ वह मृत हुआ क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान होता है, इसमें ये डी वाला सही होगा। काव्यांश का संदेश है। अब काव्यांश का क्या संदेश है? काव्यांश का संदेश है, कैसे कठिन परिस्थितियों
हों लेकिन उसमें हार ना मानना, यानी हमारे सामने बहुत सारी कठिन परिस्थितियां होती हैं लेकिन हमें हार नहीं मानना, तो ये सी वाला विकल्प सही होगा। अगला है कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं। अब फटाफट बच्चे सुख और दुख को मार दिए होंगे, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे पहले कांटे हैं बाद में कलियां हैं, तो पहले दुख होगा फिर सुख होगा, यानी गलत वाला देखो पहले दे देते हैं ना कि बच्चे जो फटाफट मारने वाले हैं वो इसी को मार देंगे। तो यहाँ पे इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें सही होगा ये बी वाला, पहले दुख आएगा फिर सुख आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले कांटे हैं फिर कलियां हैं। समझ में आ गया ना क्यों सही हुआ है? चलिए इसके बाद इसी का पांचवा कथन और कारण वाला है। हमने आपको बताया था कि हर पैसेज में एक कथन और एक कारण आएगा। तो यहाँ पे मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है, मानव मात्र को अपने जीवन की सब विषम हर परिस्थितियों को डटकर सामना करना चाहिए। तो इसमें भी कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें ये सी वाला विकल्प सही होगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है, कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। यानी मनुष्य का जीवन तो संघर्षपूर्ण है ही है और हमें हर परिस्थिति में उसका डट के सामना करना चाहिए, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या आया था? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो हमने जैसे जो ट्रिक आपको बताई थी ना कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, मिश्र, संयुक्त और सरल। तो जो ट्रिक हमने बताई थी वो 100% काम की होगी। तो कितना काम की आप हमें बताएंगे कमेंट करके। उसके बाद देखो पहला प्रश्न क्या था? जब बापूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते। अब ये जब तब आ गया, ये मिश्र वाक्य था, इसको किस में बदलना था? संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य के लिए हमने क्या बताया था? और संयुक्त वाक्य के लिए बताया था और तथा। अब देखो और किस में है और इसमें किस विकल्प में है? तो देखो यहाँ पे पहले ही विकल्प में और मिल गया, बस इसका उत्तर यही हो जाएगा। माँ थाली में दही भात शांति बना और बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती, इसे सरल वाक्य में बदलना था। अब ये संयुक्त वाक्य था क्योंकि बीच में और है, तो सरल वाक्य प्यारे बच्चों आपके विकल्प में 2 आए थे, एक ये वाला और इसमें देखिए माँ थाली में अपने दही भात शांति पर कौर बनाकर मुझे खिला देती, और ये वाला भी, ये दोनों सरल वाक्य थे लेकिन सही तो एक ही होगा, दो तो सही नहीं होगा। तो दोनों में छोटा सा अंतर दे दिया। यहाँ पे देखो माँ थाली में अपने लिए दही भात शांति, तो माँ थाली में अपने लिए दही भात नहीं शांति थी, तो इसमें ये सी वाला विकल्प सही होगा। माँ थाली में दही भात सान कर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती, ये सरल वाक्य हो गया। सरल वाक्य कौन सा होता है? जिसमें एक क्रिया होती है। ये सब हमने मॉडल पेपर में आपको अच्छे से समझाया था। उसके बाद तीसरा क्या था? उपयुक्त वाक्यों में से मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? जो हमने बताया था ना, जो वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे कौन सा है मिश्र वाक्य? जब दुलारी ने केस बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी, ये जब तब आ गया तो ये मिश्र वाक्य हो गया। उसने सिर का पसीना सुखाया और हो गया ना, तो ये तो गलत हो गया, तो मिश्र वाक्य नहीं है। टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी, ये भी हो गया। उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी फिर भी उसे चिंता नहीं थी। अब यहाँ पर देखो विकल्प में कौन कौन से हैं? पहला तो ही है, तीसरा भी है, अब 1 और 3। क्योंकि देखो ये जो दूसरा वाक्य है, कभी कभी प्यारे बच्चों विकल्प में क्या करते हैं ना, अब ये दूसरा वाक्य और है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी जिसमें दूसरा है वो तो कट्टम कुट्ट होता जाएगा। बस एक ही विकल्प बचा, डी वाला, ये सही हो जाएगा आपका। ये तरीका भी है टिक लगाने का, क्योंकि इंग्लिश वाले पेपर में आप इन्हीं सब तकनीकों का फिर से यूज करेंगे बहुविकल्प वाले में। चौथा क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का उदाहरण है। अब सरल वाक्य कौन होता है? जिसमें एक क्रिया होती है। अब इसमें और मिल गया तो पहले से बाहर हो गया। जहाँ जल संचय का उचित प्रबंध है, तुम जाओ मैं कल ही लौट आऊँगा, ये मिश्र वाक्य हो गया, ये भी बाहर हो गया। जब बर्फ गिरती है तब मुश्किल होती है, ये भी मिश्र वाक्य हो गया। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? बी वाला विकल्प सही हो गया। पांचवा क्या था? मिलान करने वाला था। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। अब ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, यानी पहले में कौन सा सही हो गया? तीसरा। तो पहले में तीसरा सही हो गया। उसकी रबाब निकली और अब और मिल गया ना, तो संयुक्त वाक्य हो गया। इसको हमने ट्रिक से अच्छे बताया था, यानी दूसरे में क्या हो जाएगा? सेकंड, और अब एक ही बचा हुआ तीसरे में फर्स्ट। तो आपका विकल्प सही हो गया बी वाला।
मज़ा आ गया ना। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा। और उसके बाद वाच्य पे आते हैं। तो वाच्य में भी हमने आपको ट्रिक बताई हुई थी कैसे करना है। लेखक ने अपने तर्कों से उसकी दलीलों का खंडन किया, वाक्य में वाच्य है। अब ये चौथा प्रश्न है वाच्य का। तो इसमें पहले में कर्तृवाच्य है। देखो बालक ने, जिस बालक का पेपर है उसने भी गलती कर रखी है भाववाच्य मार करके, लेकिन ये गलत है। सही क्या है, फिर से देखिए, सही क्या है, कर्तृवाच्य है इसमें जो है, क्योंकि ने मतलब कर्ता की प्रधानता हो गई, तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अगला है संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। अब संगतकार द्वारा मिल गया ना, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा बताइए। इसमें जो है ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है श्री कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब ये कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, ये बी वाला विकल्प सही होगा। कवि द्वारा मतलब कर्मवाच्य हो गया, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। कवि द्वारा कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ये बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है या हैं, यानी इसमें एक से अधिक सही करने हैं। तो देखिए पहला क्या है, प्रधानाचार्य द्वारा निर्देश जारी किया गया, उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता। अब रहा जाता हमने आपको बताया था ना, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, इसमें कौन से वाच्य होते हैं, भाववाच्य होते हैं, तो ये वाला तो हो गया। सज्जन अपनों की बड़ी सेवा करते हैं, ये भी नहीं है क्योंकि कर्तृवाच्य है। खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता, तो ये भी हो गया, यानी 2 और 4। अब 2 और 4 बी वाले विकल्प में है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते चलिए। अगला है स्तंभ मिलाना है। घायल पक्षी से उड़ा नहीं जाता। अब उड़ा नहीं जाता ये कैसा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। कैसा वाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। तो इसमें देखिए भाववाच्य किसमें, यानी फर्स्ट का थर्ड ये मिल गया ना। कब बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, अब ये कैसा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, यानी दूसरे का पहला, अब तीसरे में दूसरा हो ही जाएगा। तो आपका ये सी वाला विकल्प सही होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से मिलान करते हैं। ये पहला जो है भाववाच्य है, कभी बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, ये कर्तृवाच्य है, और वह संगीत नहीं गाया, ये जो है कर्मवाच्य है। तो इस तरह से हमारे वाच्य भी सही हैं। तो हमें उम्मीद है वाच्य में भी आप अच्छा किए होंगे। अब इसके बाद आते हैं पद परिचय पे। इसके लिए बच्चे वीडियो की डिमांड कर रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण प्यारे बच्चों हम आपको वीडियो नहीं बना पाए थे। अब देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया। शीला जी ने, अब इसमें शीला जी ने इसका पद परिचय बताना है। तो कौन सा प्रश्न है ये 5वां प्रश्न है। तो पहले का कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कारिता कारक है। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो है ये बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उस घटना, अब ये घटना का विशेषण है, यानी सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग क्यों है, क्योंकि घटना के लिए आया हुआ है और इसका विशेष क्या है, घटना। तो सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग और विशेष है घटना, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्या था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक जानते हो ना प्यारे बच्चों, जहाँ पे जो है क्रिया की जाती है, क्योंकि क्रिया का क्रिया विशेषण ढूंढना है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान देना नहीं हुआ है, वो वाला विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें जो है थर्ड में ये डी वाला हो जाएगा। उस ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना हमारी खिड़की पर मतलब स्थान आ गया। सुनकर मैं बाहर निकल गया, आवाज़ सुनकर, इसमें भी स्थान आ गया। खुले में, वह खेल तो खुले में ही खेला जा सकता है, तो इसमें भी स्थान है, इसमें भी स्थान है, इसमें भी स्थान है। तो किस में नहीं है, डी वाले में नहीं है। उस ड्राइवर ने अचानक से जोर से ब्रेक लगाई। अब चौथे में क्या सही है, कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती है। रेखांकित पद का परिचय क्या है, तो रेखांकित पद का परिचय क्या है चौथे में, इसमें जो है ना प्रतिवर्ष। अब ये क्या सही होगा देखते हैं। अब प्रतिवर्ष मिलने से ही आपको समझ में आ गया कि कालवाची है, कैसा है, समय का बोध करा रहा है ना, तो कालवाची क्रिया विशेषण और करना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो आपका ये बी वाला विकल्प से हो जाएगा, कालवाची क्रिया विशेषण करना क्रिया का कर्ता। अब अगला देखते हैं, बचपन में मैं दुबली पतली और सावली थी। इसमें मैं को रेखांकित किया गया है,
तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये डी वाला विकल्प सही होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। तो इस तरह से हमारा पद परिचय भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अलंकार पे। तो प्यारे बच्चों, अलंकार पे जो हमने ट्रिक बताई थी ना, वो 100% आपके काम की होगी। तो किसके किसके काम आई है वो कमेंट करके बताए। तो देखो बच्चों, पहला क्या आया था? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से हाथ पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये सुदामा का वर्णन है कृष्ण का। जब कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था तो उन्होंने कवि का वर्णन है। अब देखो बच्चों, आंसू तो इतने बहते नहीं हैं कि वो पैर धो जाए, यानी यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार है। क्या अलंकार है? अतिशयोक्त अलंकार है। बहुत बच्चे हमने देखा था वो यमक अभी मार के आए हैं, जबकि हमने आपको बताया था ना कि यमक अलंकार तो आपको सिलेबस में ही नहीं है। तो पहले में कौन सा अलंकार सही हो गया? अतिशयोक्ति। अगला क्या था? धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ रही वसंती रजनी। अब रजनी है यानी नेचर है, प्रकृति है, उसका मानव बना के वर्णन किया गया है, तो मानवीकरण वाला अलंकार ये सही हो जाएगा। अगला क्या है? विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। तो यहाँ पे हमने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में ट्रिक बताई थी ना कि ज्यों मिल जाए, बस ज्यों मिल गया, कुछ नहीं करना था, ज्यों ढूंढा और उत्प्रेक्षा अलंकार मार दिया। हमारी ट्रिक 100% काम आई है आपके। उसके बाद अगला क्या था? मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मधु घट फूटा ही करते हैं। अब ये आपका चौथा है। कौन सा प्रश्न था? कितने नंबर का प्रश्न था ये? प्रश्न नंबर चल रहा है ये छठा। कौन सा प्रश्न चल रहा है? छठा। छठा में चौथा। अब छठे के चौथे में कौन सा सही है? इसमें जो है प्यारे बच्चों श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। पांचवा, इसमें देखिए पूछा गया है कौन सी पंक्ति में अतिशयोक्त अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार तब होता है जब किसी घटना का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। तो इसमें जो है ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। अब आसमान का घोड़ा धरती पर कैसे आएगा? तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसमें अतिशयोक्त अलंकार है। इसके बाद जो है एक श्लोक मतलब कि कविता आई थी और इसमें से भी आपको प्रश्न करने थे। नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है कि एक दास तुम्हारा। ये राम और सीता के स्वयंवर का वर्णन है। जब राम जी ने परशुराम का धनुष तोड़ा था तो परशुराम जी क्रोधित होकर आ गए थे, वही वर्णन है इसमें। तो हम सीधा उत्तर पे आते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, इंग्लिश की तैयारी करनी है आपको। तो पहला प्रश्न था आपका, नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है कि एक दास तुम्हारा। इस पंक्ति में राम के चरित्र की कौन सी विशेषता है? अब प्यारे बच्चों देखो, राम जी यहाँ अपने आप को बहुत विनम्र बता के वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें विनम्रता सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? विनम्रता। अगला प्रश्न क्या है? परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वालों को क्या चेतावनी दी? तो उसने क्या चेतावनी दी थी? सहस्त्र बाहु के समान उसे अपना शत्रु समझने की। यानी तुम जैसे सहस्त्र बाहु हमारा शत्रु है, वैसे शिव धनुष को तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु है, ऐसा परशुराम ने कहा था। नाता मारे जय है सब राजा, यह कथन परशुराम के किस भाव का उदाहरण है? शौर्य का, अहंकार का, क्रोध का? तो ये अहंकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अहंकार का उदाहरण है। अब सेवक किसे कहा गया है? तो सेवक वही जो करे सेवकाई, आया हुआ है ना, तो यहाँ पे सेवा करने वालों को सेवक कहते हैं। अब अगला क्या है? परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण था? क्योंकि वो उनके आराध्य शिव का धनुष था। ये तो सब आप रामायण देखते ही हैं, पता ही पहले से है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर 8 है। पाठ पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर इस समय मुझे नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको गलत नहीं बताएंगे। इसका उत्तर हम आपको कमेंट में देंगे, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक से आया हुआ है ना, तो पाठ्य पुस्तक हम देख करके फिर आपको सही उत्तर बताएंगे कमेंट में 8वें प्रश्न का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, यानी जो ये आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, इसमें जो है आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो पैसेज है उसी से था। प्रश्न क्या था? पहला, बंद करो अब इस मन्नू का घर से निकलना। गद्यांश में यह निर्देश किसे दिया गया है? तो यह निर्देश किसे दिया गया है? मन्नू को। किसे दिया गया है? मन्नू को।
क्योंकि मन्नू के पिताजी ने उसे ऐसा कहा क्योंकि वो हड़ताल में शामिल होने के लिए चला गया था। कहाँ चला गया था? शामिल होने के लिए। अब अगला क्या प्रश्न था? पिताजी के भभकने का क्या कारण था? ये कितने नंबर का प्रश्न है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रश्न नंबर 9 है। तो पहले में बी सही हो गया, दूसरे में क्या सही होगा? ध्यान दीजिएगा, पिताजी के भभकने यानी पिताजी भभकने का मतलब क्या है? क्रोधित होने का क्या कारण था? तो इसमें जो है ए वाला सही हो जाएगा। मन्नू जो है हड़ताल में भाग ले लिया था, जो पिताजी नहीं चाहते थे कि बेवजह क्यों मुसीबत मोल लें। तीसरा है उपर्युक्त गद्यांश की भाषा क्या है? तो ये ओजपूर्ण है। कैसी है? ओजपूर्ण, यानी उत्साह को बढ़ाने वाली है। चौथा है हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था? तो इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, आजाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। पांचवा है पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित हुआ था? तो इसमें भी ए वाला विकल्प सही होगा, आयोजित हड़ताल के समर्थन में। तो इतने प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, इनका उत्तर हमने बता दिया। अब आगे के जो प्रश्न है ना वो लिखने वाले हैं। अब इसमें ये 2 प्रश्न और हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के गद्य के पाठों के आधार पे। तो ये पाठों वाला उत्तर भी हम आपको कमेंट में बताएंगे, क्योंकि पाठ पढ़ के फिर बताएंगे, क्योंकि गलत हम बताना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों आपका हिंदी का पेपर जैसे भी गया हो, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, जो भी आता है उसको स्वीकार करके आप इंग्लिश के पेपर में लग जाइए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर हिंदी से थोड़ा सा कठिन आएगा। तो बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।